डियर स्टूडेंट्स, हम लोग पढ़ रहे हैं पियाजे का कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी, जिसकी 3 स्टेजेस हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। नाउ द लास्ट स्टेज एंड द फोर्थ स्टेज ऑफ पियाजेस कॉग्निटिव डेवलपमेंट इज़ फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, या जिसको हम औपचारिक संक्रिया की अवस्था भी कहते हैं। ये 11 से 15 साल तक की ऐसे मानी गई है, लेकिन ये बाकी अगर मैं बोलूँ कि आगे तक भी हो सकती है, मतलब या अगर 19 से 20 साल तक भी हो सकती है। ठीक है, एडोलेसेंस की स्टेज जब तक भी चलती है तब तक ये हो सकती है। ठीक है, अब इसमें क्या है, इसका नाम फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज क्यों है? इसका नाम फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज इसलिए है क्योंकि इस उम्र में बच्चे कॉम्प्लेक्स या जटिल मानसिक जो क्रियाएं हैं वो करना शुरू कर देते हैं। इसका जो पहला कैरेक्टरिस्टिक है वो है अमूर्त चिंतन की अवस्था, यानी ये वो अवस्था होती है जिसमें बच्चा अमूर्त चिंतन करने लग जाता है, यानी एब्स्ट्रैक्ट जिसको हम बोलते हैं। अगर आपको याद हो तो कॉन्क्रीट ऑपरेशन स्टेज में बच्चा सिर्फ उन्हीं चीज़ों के बारे में सोचता था जिनके फिगर्स होते हैं, जिनके चित्र होते हैं, जिनको वो देख सकता है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे बच्चा अमूर्त चीज़ों के बारे में भी सोचने लग जाता है, ऐसी चीज़ें जिनका कोई चित्र नहीं होता, यानी वो उन चीज़ों के बारे में इमेजिनेशन करने लग जाता है। हम लोग एब्स्ट्रैक्ट चीज़ें या अमूर्त चीज़ें किनको कहते हैं? जैसे कि सच्चाई, ट्रुथ, ब्यूटी या अहिंसा। जैसे अगर आपको याद हो या आप जब इस उम्र में पहुँचे थे तो अक्सर आप लोगों को एसेज लिखने के लिए आते हैं, या ऐसे आता है कि भाई अहिंसा के ऊपर एक निबंध लिखो, या सच्चाई के ऊपर एक, या करप्शन के ऊपर एक निबंध लिखो। तो जो करप्शन है या अहिंसा है, ये सब कैसे कंसेप्ट्स हैं या ये कैसे टॉपिक्स हैं जिनका कोई चित्र नहीं है? अगर मैं बोलूँ कि आप बताइए अहिंसा कैसी दिखती है या करप्शन कैसा दिखता है देखने में, तो आप उसका कोई चित्र नहीं होता, इसीलिए हम उसको क्या कहते हैं? अमूर्त। लेकिन फिर भी इन चीज़ों के बारे में इस उम्र में बच्चे सोच पाते हैं, तो इसीलिए आप याद रखेंगे कि फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में बच्चे अमूर्त चिंतन कर पाते हैं। ठीक है, चीज़ों को वो एनालाइज कर पाते हैं, परख पाते हैं। नेक्स्ट है, इस उम्र में बच्चों की थिंकिंग भी लॉजिकल हो जाती है। लॉजिकल मतलब वो किसी चीज़ के कारण को सोचने लग जाते हैं। जैसे अगर आपने उनको साइंस में कुछ पढ़ाया कि भाई वाटर का फॉर्मूला होता है H2O, तो वो जो साइंस के बच्चे हैं स्पेशली वो पूछेंगे कि भाई क्यों H2O, H3O क्यों नहीं, है ना? क्योंकि इसके इतने मॉलिक्यूल, उसके उतने मॉलिक्यूल, उनको टीचर को बताना पड़ता है। तो यानी इस उम्र में बच्चों की थिंकिंग कैसी हो जाती है? लॉजिकल हो जाती है कि भाई जो बारिश का पानी आता है वो नीचे ही क्यों आता है ना, ऊपर क्यों नहीं जाता? तो ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, जैसे लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है या जो भी है, तो इस उम्र में बच्चे कैसे सोचने लग जाते हैं? लॉजिकली सोचने लग जाते हैं। दैट्स वाई उनको मैथमेटिक्स और साइंस में एक्सपेरिमेंट्स या लैब में ले जाया जाता है ताकि वो नई नई चीज़ों की खोज कर सकें। इसके अलावा बच्चों की थिंकिंग मतलब वो रीजनिंग भी, यानी किसी चीज़ के पीछे के जो रीज़न है या उसके कारणों को भी सोचने लग जाते हैं। उनकी थिंकिंग वैचारिक हो जाती है, वो थॉटफुल हो जाते हैं। और एक चीज़ और है कि उनकी थिंकिंग कैसी हो जाती है? ओरिजिनल हो जाती है। यानी अक्सर किताबी चीज़ें या जो उनको बता दिया गया या वो उसी को एक्सेप्ट नहीं कर लेते हैं, वो अपनी ओरिजिनल, अपनी ओन जो थिंकिंग होती है उसको भी डेवलप कर लेते हैं कि ऐसा नहीं तो ऐसा भी हो सकता है। जैसे उनकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम आई, सपोज़ उनकी लाइफ में कोई समस्या आ गई या उनको कोई समस्या दी गई, सपोज़ मैथ्स की, साइंस की या किसी भी चीज़ की, तो बच्चे क्या करते हैं? हाइपोथेसिस मतलब हम बोले इसको उपकल्पना, यानी बच्चे उपकल्पना बनाकर भी अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना शुरू कर देते हैं। जैसे उपकल्पना का क्या मतलब है? उपकल्पना का मतलब है किसी भी चीज़ का एक टेंटेटिव सॉल्यूशन, यानी एक ऐसा अनुमानित आंसर किसी भी चीज़ का ढूंढ लेना। सपोज उनकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम आई तो वो उन्होंने सोचा कि इस चीज़ के ये 3 सॉल्यूशन हो सकते हैं, अभी है नहीं लेकिन उन्होंने मान लिया कि भाई ये 3 तरीक़ों से शायद मेरी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। अब इन 3 तरीक़ों से वो बेस्ट तरीका ढूंढेंगे कि नहीं, अच्छा नंबर 1 वाला सबसे बेस्ट है, तो पहले वो नंबर 1 वाले को अप्लाई करने की सोचेंगे। मान लो नंबर 1 वाले से वो सक्सेसफुल नहीं हुए तो फिर 2, फिर 3। तो इसको हम कहते हैं कि अपनी लाइफ में वो क्या बनाना सीख लेते हैं? उपकल्पना बनाकर अपनी प्रॉब्लम्स को, या हाइपोथेसिस बनाकर अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना सीख लेते हैं। तो यू मस्ट नो दैट व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज। तो इसके जो मेन कैरेक्टरिस्टिक है वो है एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, कि बच्चों की थिंकिंग यानी वो उन चीज़ों के बारे में भी सोच सकते हैं जिनका कोई चित्र नहीं होता, जो अमूर्त होती हैं। उनकी थिंकिंग लॉजिकल हो जाती है, हर चीज़ के पीछे वो रीज़न ढूंढने लग जाते हैं, उनकी अपनी ओरिजिनल थिंकिंग होती है और वो उपकल्पना बनाकर भी अपनी लाइफ की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना शुरू कर देते हैं। नाउ कमिंग टू कि पियाजे के सिद्धांत का उपयोग क्या है? हम इनके सिद्धांत को शिक्षा या शिक्षण में क्या इनका उपयोग है? हम टीचर्स
क्यों पढ़ें इसको? देखिए, टीचर्स को इसको जानना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि उनको ये पता होना चाहिए कि किस उम्र में, यानी एज बेस्ड, यानी किस उम्र में मुझे बच्चे को किस तरह से पढ़ाना है या मुझे बच्चों का मूल्यांकन किस तरह से करना है, ये सारी चीज़ें टीचर्स को पता होना चाहिए। तो सबसे पहले पियाजे ने क्या बोला था, उन्होंने बोला था कि जो करिकुलम होना चाहिए या यानी जो पाठ्यक्रम होना चाहिए या जो टीचिंग मेथड, यानी जो करिकुलम है यानी जो पाठ्यक्रम है, इवन टीचिंग मेथड, या जब टीचर किसी चीज़ को इवैल्यूएशन कर रहा है, वो सब किस पे बेस्ड होना चाहिए? चाइल्ड सेंटर्ड होना चाहिए, यानी बच्चों के बौद्धिक विकास या उनके एज को ध्यान में रखकर ये सब चीज़ें होनी चाहिए। उन्होंने कहा था कि चिल्ड्रन आर द लिटिल साइंटिस्ट। चिल्ड्रन, बच्चे एक छोटे वैज्ञानिक की तरह होते हैं जो लगातार अपने इन्वायरमेंट से इंटरेक्ट करते रहते हैं और नए नए चीज़ों को देख कर सुन कर अपने माइंड को कंस्ट्रक्ट करते हैं। इसीलिए उन्होंने कहा था कि चिल्ड्रन कंस्ट्रक्ट देयर ओन माइंड। ये आपको याद रखना है। कभी कभी ये क्वेश्चन आता है कि ये किसने कहा था, तो ये जीन पियाजे ने कहा था। चिल्ड्रन आर द लिटिल साइंटिस्ट, ये किसने कहा था, तो जीन पियाजे ने कहा था। तो आप लोग समझ गए होंगे कि चाइल्ड सेंटर्ड लर्निंग का क्या मतलब है, यानी जो बच्चे को केंद्र में या ध्यान में रखकर बनाई जाती है, जिसका सिलेबस, जिसमें बच्चों का इवैल्यूएशन, यानी बच्चों ने अच्छा किया बुरा किया, या बच्चों का या कौन सा आप टीचिंग मेथड यूज़ करेंगे, वो सब बच्चों को ध्यान में रखकर ही बनाया जाता है। अब मेन चीज़ क्या है, देखिए जो करिकुलम या पाठ्यक्रम होता है, आप देखेंगे कि जो भी बच्चों का सिलेबस डिसाइड किया जाता है कि भाई फर्स्ट क्लास का क्या सिलेबस होगा, सेकंड क्लास का क्या होगा, थर्ड का क्या होगा, 12th का क्या होगा, 11th का क्या होगा, 9th का क्या होगा, ये सब बच्चों की एज को ध्यान में रखे हुए उनका सिलेबस बनाया जाता है। क्यों? क्योंकि बच्चों का माइंड, जो मेंटल डेवलपमेंट होता है, या जो अगर मैं बोलूँ कि बच्चा का जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है, यानी चीज़ों को अंडरस्टैंड करने का जो तरीका, जो उनका लेवल है, वो उस तरह के सिलेबस के को ही समझ पाएगा, इसलिए उसके अकॉर्डिंग वो बनाया जाता है। जैसे कि एडिशन कौन सी एज में डालना है, सब्सट्रैक्शन कौन सी एज में डालना है, या अगर मैं बोलूँ कि बड़े बड़े जो फिज़िक्स केमिस्ट्री में जो डेरिवेशंस होते हैं वो कौन सी उम्र में डालने हैं, तो ये सब क्या है, केमिकल फार्मूलेज कौन सी उम्र में डालने हैं, ताकि बच्चा उसको समझ पाए। तो ये सब क्या होता है, बच्चे के एज को ध्यान में रखते हुए करिकुलम बनाया जाता है। नेक्स्ट है टीचिंग मेथड, भी बच्चे को ध्यान में रखते हुए बनानी चाहिए। क्योंकि देखिए, जैसे हमने पढ़ा कि सेंसरी में क्या होता है, सेंसरी मोटर स्टेज में, या अगर मैं बोलूँ कि नेक्स्ट जो थी प्री ऑपरेशनल में, उसमें क्या होता है, बच्चों के अंदर इतनी लॉजिकल थिंकिंग डेवलप नहीं हुई होती है, इसलिए बच्चों को क्या किया जाता है, प्ले वे मेथड से पढ़ाया जाता है, यानी चीज़ों को दिखा कर, उनको टच करवा कर। जैसे कि क्या होता है, आप देखेंगे कि जब कभी आप प्ले में जाइएगा तो वहाँ पर क्या होता है, बड़े बड़े ABCD वगैरह रखे होते हैं, तो वहाँ बच्चों को छू कर टच करवा के दिखाया जाता है कि छुओ, क्योंकि बच्चे क्या करते हैं, चीज़ों को देखकर, यानी ठोस चीज़ों को देखकर, उनके सामने चित्र होगा तभी वो उस चीज़ को समझ पाएंगे। तो उस तरह का टीचिंग मेथड होता है। दूसरा, फिर जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो उनको आप लेक्चर मेथड से भी पढ़ाने लग जाते हैं, क्योंकि तब बच्चों को चीज़ों को इतना मतलब छू छू के देखने की इतनी ज़रूरत नहीं होती है। बच्चे फिर क्या करते हैं, उनका कॉग्निटिव डेवलपमेंट इतना हो जाता है कि वो बताई हुई चीज़ों को समझ पाएँ, तो लेक्चर मेथड यूज़ किया जाता है। वैसे ही बच्चों की उम्र के अकॉर्डिंग ही आप उनके परफॉर्मेंस का इवैल्यूएशन कीजिए। अगर मान लीजिए आपने किसी छोटे बच्चे को बहुत बड़ी समस्या दे दी है और वो नहीं कर पाया, तो आप उसको बहुत बड़ी हाई लेवल की चीज़ें समझा रहे हैं और वो नहीं समझ पाया, तो आप क्या कहेंगे कि बच्चा बुद्धू है? ऐसा नहीं है। पहले आप देखिए कि वो बच्चा कौन सी उम्र का है और मैं उसको क्या पढ़ा रही हूँ या पढ़ा रहा हूँ, उसके अकॉर्डिंग ही आप उसका इवैल्यूएशन कीजिए, है ना। नेक्स्ट है बुद्धि का। पियाजे ने एक चीज़ और कहा था कि लोगों की जो बच्चों की बुद्धि का मापन है, वो किसी भी हम साइकोलॉजिकल टेस्ट के थ्रू जो करते हैं, एक्चुअली में बच्चों की बुद्धि का मापन व्यवहारिक होना चाहिए। मतलब अगर आप किसी बच्चे की बुद्धि का मापन कर रहे हैं तो पहले ये देखिए कि बच्चा अपने आसपास के इन्वायरमेंट से कैसे इंटरेक्ट करता है ना, वो चीज़ों को, प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व कर रहा है। यानी हमेशा बुद्धि का जो मापन होना चाहिए वो व्यवहारिक होना चाहिए, यानी प्रैक्टिकल बेस्ड होना चाहिए। इस आधार पे होना चाहिए कि बच्चा अपने इन्वायरमेंट से कैसे इंटरेक्ट करता है। सो पियाजे की जो थियोरी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, टीचिंग में बहुत यूज़ होती है। अगर आप इसको ध्यान में रखते हुए बच्चों का इवैल्यूएशन करेंगे, उनको पढ़ाएंगे, तो इट विल हेल्प यू अ लॉट। Thank you so much.